Hello students, it is acid and base and salt chapter. इसमें हम लोगों को आज पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, पीएच मीन्स पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके बारे में चलते हैं। पीएच स्केल तो आप लोग जानते ही होंगे, ये सब नॉर्मल चीज है, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस कर देते हैं। पीएच स्केल का डिस्कवरी सोरेनसन ने किया था, जिसमें 0 से लेकर 14 तक लिखा हुआ रहता है। 7 बिल्कुल न्यूट्रल, यानी 0 से 14 जो है वो पीएच का मान होता है, 0 से लेकर 14 जो कि पीएच स्केल पर अंकित रहता है। पीएच स्केल का डिस्कवरी सोरेनसन ने किया था, बता ही दिया। इसमें 7 वैल्यू जो है वो बिल्कुल बीच हो गया, 0 और 14 के बीच में बिल्कुल 7 आता है। और अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू 7 हो तो यह बताता है कि वह जो विलयन है वो बिल्कुल उदासीन है। अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वह एसिड यानी अम्ल के कैटेगरी में आता है, और अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो तो वह बेस के कैटेगरी में आता है। आप यह भी शायद जानते होंगे कि एसिड के केस में पीएच मान और एसिडिटी यानी अम्लीयता दोनों विद क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। मींस एसिड का पीएच मान मींस अगर कोई विलयन है एसिड में, उसका पीएच मान जितना ही कम होगा वह उतना ही ज्यादा अम्लीय स्वभाव का होगा, और पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना ही कम अम्लीय स्वभाव का होगा। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कि 2 विलयन है ए और बी। एक का पीएच मान जो है वो है 1 और दूसरे का 4, तो 1 वाला जो है वो अधिक एसिडिक होगा, 4 वाला कम एसिडिक होगा। लेकिन बेस के केस में ऐसा नहीं है। बेस में क्या होता है कि पीएच मान और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी पीएच मान जितना ही ज्यादा बढ़ेगा, बेसिसिटी यानी जो क्षारीयता उतनी ही अधिक होगी। यानी ये हो गया एसिड के लिए, ठीक है। और बेस के लिए मान लीजिए ए और बी 2 सॉल्यूशन है, एक का पीएच मान 8 दूसरे का 14 है, तो 14 वाला जो है वो मोर बेसिक होगा, यानी अधिक बेसिक। और एसिड में क्या होता है, जो कम वाला होता है वो होता है अधिक एसिडिक, ठीक है, यानी देता है मोर एसिडिक। तो इधर से आप देख लीजिए, यहां से आपको पता चल गया होगा कि एसिड के केस में पीएच मान जिसका कम होता है वह अधिक एसिडिक होता है, और पीएच मान जिसका अधिक होता है वो कम एसिडिक होता है, ठीक है। जबकि बेस के केस में ऐसा नहीं होता, बेस में जिसका पीएच मान अधिक होता है वही अधिक बेसिक होता है। तो ये सब नॉर्मल चीजें सब जानते भी होंगे, वैसे बता भी दिए। आज हम चलते हैं कि दैनिक जीवन में हम लोग जो काम करते हैं उसमें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। और एक चीज बताना देना चाह रहा हूं कि नोट्स आप लोग बोलते हैं तो जहां लिखने वाला चीज होगा वो बोर्ड पे लिख लिया करेंगे, बाकी जो है वो आप पॉज करके लिख लिया कीजिए ना। मैं तो डायरेक्ट आपको डिफिनेशन बता दे रहा हूं हर चीज का। जैसे एसिड में देखे होंगे कि एसिड का जितना भी डिफिनेशन था मैंने सारे आपको बताया। तो आप क्या करेंगे कि जब आप वीडियो अभी तो देख लीजिए, और चूंकि ये वीडियो भेजा जाता है आपको तो वीडियो आपके पास ऑलरेडी रहता ही है, तो कागज पेन लेके रहिए और पॉज करके लिखते रहिए अपना, क्योंकि अब सबको अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो सारा टाइम तो लिखने में चला जाएगा, तो पढ़ेंगे क्या आप, ठीक है। तो जहां बोर्ड पे लिखने की जरूरत, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा आपने, पीरियोडिक टेबल में जहां जरूरत था मैंने बताया आपको लिखकर, लेकिन जो भाषण देने वाला चीज है सुन के करने का है उसमें आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर हम उतना चीज को लिखेंगे बोर्ड पे तो बहुत ही कम आप क्लास कर पाएंगे। तो ये खुद भी आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं सारा चीज बताते जा रहा हूं आपको एक एक चीज करके। तो चलते हम लोग दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है इसके बारे में। सबसे पहले चलते हम लोग नॉर्मल रेन वाटर से, यानी जो साधारण वर्षा जल है, इसका दोनों अम्लीय वर्षा जल जो है उसके बारे में भी देखेंगे। अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा आपने, एसिड रेन। तो चलते हैं कि जो जनरल रेन वाटर है यानी साधारण वर्षा जल, सामान्य वर्षा जल, उसका पीएच मान कितना होता है।
उसका पीएच मान होता है 6.5। ठीक है, आप सोचते होंगे कि भाई वर्षा जो है वो बादल क्लाउड जो है उससे गिरता है, और क्लाउड कैसे बनता है? तो जब वेपर बनता है वाटर का, नदी तालाब में जो पानी है जब उसका जब वेपर बनता है तो वही क्लाउड तैयार करता है, और क्लाउड जब उसका कंडेंसेशन होता है तब वो जल के रूप में नीचे गिरता है। तो ये तो बिल्कुल शुद्ध हुआ, इसका पीएच मान 7 होना चाहिए। जी नहीं, वर्षा जल जो है उसका पीएच मान 7 नहीं होता, 6.5 होता है। क्योंकि अगर वो, आप जान लीजिए कि वर्षा जल शुद्ध जल भी नहीं होता। वर्षा जल अगर शुद्ध जल होता तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता, क्योंकि शुद्ध जल जो है, जैसे कि अशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं, बताया भी था आपको इसके बारे में कि वह इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि बिल्कुल ही प्योर वाटर होता है। लेकिन जो हम लोग का रेन वाटर है, सामान्य वर्षा जल, नॉर्मल रेन वाटर, वो जो है वो शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध होता तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता। लेकिन आपने सुना होगा, कई बार पेपर मिलता है कि बरसात के दिनों में बिजली जो है, तार जो है, बिजली का तार पोल पर से नीचे गिर गया, वहीं की भैंस चल रही थी, भैंस को करंट मार दिया, वो मर गया। तो अगर ये वर्षा जल अगर शुद्ध जल होता तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता तो बेचारी भैंस नहीं मरती, लेकिन भैंस तो मर गई। इसका मतलब जो वर्षा जल जो है वो प्योर वाटर नहीं है। तो आखिर ये क्या चीज में मिला रहता है? इसमें मिला रहता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। कैसे बनाई? तो सुनिए, हमारे एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज बढ़ गया है, वह कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ, वर्षा जल के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके बनाता है कार्बोनिक अम्ल। और चूंकि यह माइल्ड अम्ल है, कमजोर अम्ल है, जिसकी वजह से इसका पीएच मान जो है वो 7 से कुछ कम, यानी 6.5 होता है। लेकिन कुछ भी कम तो हुआ ना, जैसे ही 7 से पीएच वैल्यू डाउन जाएगा तो वो एसिडिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो वर्षा जल जो है, सामान्य वर्षा जल, वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, यानी एसिडिक नेचर का होता है, और इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि बताइए कि सामान्य वर्षा जल में कौन सा अम्ल होता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? कार्बोनिक अम्ल बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग जो एसिड रेन है, यानी अम्लीय वर्षा, उसकी बात करें तो अम्लीय वर्षा जल जो है उसका पीएच मान 5.6 होता है, यानी नॉर्मल का ठीक अपोजिट। वो होता है 6.5, ये है 5.6। क्यों भाई? क्योंकि जो अम्लीय वर्षा है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। कार्बोनिक अम्ल तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल भी होते हैं। और चूंकि सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जो है वो स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी प्रबल है, इसकी वजह से इसका पीएच मान जो है वो 5.6 हो जाता है। आप बोलेंगे भाई नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल कहां से आया? बहुत ईजी है, देख लीजिए। ऐसा है कि जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, देखेंगे अभी भी सभी लोग गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर करने भी लगेंगे तो एसिडिक नहीं होगा, तो नॉर्मल बात हुआ। लेकिन जैसे हम लोग देखते थे कि गांव सब में लोग लकड़ी, कोयला, अभी भी हम लोग गांव जाते हैं तो लकड़ी पे ही बहुत जगह बनता है। गैस होने के बावजूद भी सोचते हैं कि गैस बचा लूं, थोड़ा लकड़ी का ही यूज कर लूं है, तो लकड़ी लोग जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। तो लकड़ी और कोयला जो है उसमें सिर्फ कार्बन ही होता है, ऐसा बात नहीं है। आपने सुना होगा कि भाई कोयला जो है उसमें कार्बन होता है इतना %, 90% या जो भी है परसेंटेज। तो कहने का मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि लकड़ी और कोयला में सिर्फ कार्बन ही होता है। लकड़ी और कोयला में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड भी होते हैं। तो जब उस लकड़ी और कोयला को आप जलाते हैं तो जलाने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। तो रिएक्शन करने से उसमें कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। सल्फर के कंपाउंड जो है वो सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। और नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो फाइनली वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो जब रेन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो फाइनली वो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो इस तरह से ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब जब वर्षा जल के साथ धरती पर आता है तो उसको ही हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना कि अम्लीय वर्षा में कौन सा एसिड होगा? तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मेन होता है, कार्बोनिक एसिड तो कॉमन हो गया। लेकिन सामान्य वर्षा जल अगर पूछा जाए तो उसमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होते, उसमें कार्बोनिक एसिड होते हैं। पीएच वैल्यू भी दोनों का बता दिया। सामान्य वर्षा जल जो है उसका पीएच मान होता है 6.5 और अम्लीय वर्षा जल जो है उसका पीएच मान होता है 5.6। तो इस तरह से वर्षा जल से जो रिलेटेड था हम लोगों का पीएच वो हम लोग देख लिए। अब हम चलते हैं कुछ और भी चीज, जैसे कि एसिडिटी के बारे में।
आप जानते हैं कि कभी कभी इनडाइजेशन, अपच की वजह से हमारे पेट में, स्टमक में, अमाशय में क्या होता है, तो आपका एसिडिटी, अम्लता उत्पन्न हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है। आप जानते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो है हम लोग के स्टमक में यानी अमाशय में जो अमाशय का रस निकलता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कंसंट्रेशन जब बहुत बढ़ जाता है तो अम्लीयता हो जाया करता है पेट में, जिससे आपके पेट में जलन होने लगेगा, ठीक है, इरिटेशन होने लगेगा। तो इस इरिटेशन से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप बोलेंगे हम तो इनो पीते हैं, हमारे घर के बाहर जो दुकान है उसमें इनो मिलता है, जैसे एसिडिटी हो जाता है तो इनो लाके और हम पी लेते हैं पानी में डाल के, बहुत अच्छा करते हैं आप। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनो जो है वो मेडिसिन का नाम है, कंपनी ने उसको नाम दिया है इनो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर में जो चीज आप पानी में मिला के पीते हैं उसका जो कंटेंट्स है उसमें क्या होता है, ठीक है, उसका जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही रहता है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन ये एंटासिड का कार्य करता है, ठीक है। जब आप इसको पिएंगे तो आपके पेट के अंदर जाएगा, और चूंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, हम बता दें ना कि मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है, तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सिंस बेसिक नेचर का होता है, इसलिए हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, जिससे आपको जलन से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके घर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना हो, इनो ना हो, तो ऐसे कंडीशन में आप बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसको अगर आप पानी में घोल के पीते हैं तो भी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा वो भी बेसिक नेचर का होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, ये सब जो है वो एंटासिड कहलाता है। ये हमारे पेट में जो अम्लता होती है कभी कभार, उसको ये दूर करता है, ठीक है। अब जो है तीसरा हम लोग पॉइंट चलते हैं दांत से रिलेटेड। देखते होंगे आप लोग कि दांत में कभी कभी कैविटी हो जाया करते हैं, गड्ढे हो जाया करते हैं। दांत में गड्ढे कैसे होते हैं, तो ध्यान से इस चीज को भी सुनेंगे। और मैंने पहले बता दिया कि सबको आपको वीडियो पॉज करके लिखना है, क्योंकि मैं सब चीज को लिखूंगा तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है, नोट तैयार करना है। जहां लिखने की वजह से रिएक्शन जब लिखेंगे तो हम बोर्ड पे लिख देंगे, लेकिन बाकी चीज आपको करना होगा थोड़ा सा। चलते हम लोग दांतों के बारे में, दांतों में कैविटी कैसे होता है। सबसे पहले बता दूं कि दांत के ऊपर में जो व्हाइट लेयर, देखिए लाइट व्हाइट लेयर है उस व्हाइट लेयर को हम लोग इनामेल बोलते हैं, और ये इनामेल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और पता होना चाहिए कि इनामेल हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ हैं, सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, इनामेल है, जो कि दांत के ऊपर में सफेद लेयर के रूप में पाया जाता है। अच्छा, अच्छी बात है। हम लोग का है पॉइंट की दांत में गड्ढे कैसे हो जाते हैं, डेंटल कैविटी। सुनिए, ऐसा है कि रूल है कि आपको दांतों का जो ब्रश है, दांतों में जो ब्रश करते हैं आप, कम से कम 2 बार करनी चाहिए। एक रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद। उल्टा मत कीजिएगा, रात में सोने के बाद और सुबह उठने के पहले नहीं करना है, उसमें आप सोए रहते हैं, ठीक है। तो रात में सोने के पहले और सुबह में उठने के बाद आपको क्या करना है कि भाई ब्रश करना है। आप बोलेंगे ब्रश का ऐसे क्या लेना देना है, बहुत लेना देना है। सुनिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या है कि जब आप रात को खाना खाते हैं और अच्छी तरह से ब्रश नहीं करते, ब्रश ना भी कीजिए लेकिन रिंज, कुल्ला जो है अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि दांतों के बीच में जो खाना फंसा हुआ आपको वो निकल जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो रात में ज्यादा अटैक करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दिन के समय हमारे बक्कल कैविटी में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लार ग्रंथि, उससे लार निकला करता है। उसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, जो कि आपके मुंह को बैक्टीरिया सबसे बचा के रखने का काम करता है। लेकिन रात के समय जब आप सो जाते हैं, उस समय ये सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रेशन बंद हो जाता है। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सलावा का सिक्रेशन कम कर देता है या बंद कर देता है, क्योंकि उसमें आप सोए हुए रहते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब आप
रात को खाना खाए और मुंह को अच्छी तरह से नहीं धोए तो आपके दांतों के बीच में जो खाना फंसा रह गया उस पर बैक्टीरिया जो है वो काम करना शुरू करता है, तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे एसिड का फॉर्मेशन होता है। यही वजह है कि सुबह में जब आप उठेंगे और लेट तक अगर ब्रश नहीं करते हैं तो मुंह में खट्टापन का एहसास होने लगता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर एसिड का जो एसिड आपके मुंह में बना उसका पीएच मान अगर 5.5 से कम हो गया है तो वो डेंजरस होगा। अगर 5.5 से ऊपर है तो आपके दांतों पर उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन 5.5 से अगर नीचे है उस एसिड का पीएच मान तो वो क्या करेगा कि आपके दांत के ऊपर में जो इनामेल का लेयर है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना है उसके साथ वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके उसको क्या करता है कि ब्रेक करना शुरू कर देता है, जिससे वो इनामेल टुकड़ों के रूप में टूट टूट कर हटने लगते हैं और इससे आपके दांतों में गड्ढे हो जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि प्रत्येक बार जब भी आप खाते हैं तो खाने के बाद आप अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लें, अच्छी तरह से कुल्ला करें, रिंस करें, ताकि दांतों के बीच में खाना जो है वो फंसा ना रहे। अब हम चलते हैं कि आप लोग जो टूथपेस्ट करते हैं, आखिर टूथपेस्ट में ऐसा क्या चीज होता है। टूथपेस्ट में बेस का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल ब्रश करने में करते हैं तो उस टूथपेस्ट में जो बेस है वो आपके मुंह में बने हुए बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो एसिड बन गया था उसके साथ रिएक्शन करके उसको उदासीन कर देता है और जिससे आपको ताजगी का एहसास होता है। गांव के लोग नीम का दतमन क्या करते हैं, नीम का टेस्ट कैसा होता है, बीटर, कड़वा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि वैसे सब्सटेंस जो बीटर इन टेस्ट हो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो टूथपेस्ट जो आप कर रहे हैं शहर में उसमें जो बेस मिला है वो आर्टिफिशियल बेस है, लेकिन आप जो नीम का दतमन कर रहे हैं उसमें नेचुरल बेस है, वो ज्यादा इफेक्टिव है, जिसकी वजह से लोगों के जो दांत है, गांव के लोगों के दांत अधिक मजबूत हुआ करते हैं। तो इस तरह से दांतों में गड्ढे खुदने का जो कहानी है वो आपने सुना। अब हम लोग आगे चलते हैं और भी कुछ, जैसे कि चींटी, लाल चींटी अगर आप काट ले तो काटे गए स्थान पर जलन का एहसास होने लगता है। बताया भी था कि लाल चींटी में एक विशेष तरह का एसिड पाया जाता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा है ये भी बता दिया था, क्योंकि लाल चींटी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिका, ग्रीक लैंग्वेज है ये। और चूंकि इस एसिड का जो डिस्कवरी सबसे पहले रेड एंट यानी फॉर्मिका में हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड की वजह से ही आपको चींटी द्वारा काटे गए स्थान पर जलन का एहसास होता है और इस जलन से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप वहां पर बेस का इस्तेमाल करेंगे। किस बेस का, या तो सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी लगा लीजिए या बेकिंग सोडा लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक नेचर के होते हैं और लाल चींटी जो है आपके स्किन में क्या छोड़ा है, एसिड छोड़ा है, तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके इसको न्यूट्रल कर देगा, आपको रिलीफ मिलेगा। आप देखेंगे कि गांव में लोग जब लाल चींटी काट लेते हैं तो वहां पर आयरन, लोहा का रबिंग करते हैं। लोहा रगड़ने से क्या होता है, तो सुनिए, लोहा जो है आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है प्लस मॉइस्चर यानी नमी, उसके साथ पानी मतलब उसके साथ रिएक्शन करता है और उस लोहे के सतह पर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है जो कि बेसिक नेचर का होता है। इसलिए जब आप लोहे से चींटी द्वारा काटे गए स्थान पर रबिंग करते हैं तो लोहा के ऊपर में जो बेस है वो मिथेनोइक एसिड को न्यूट्रल कर देता है, जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि चींटी जब काटती है तो मिथेनोइक एसिड जो है वो स्किन के थोड़ा सा अंदर चला जाता है, लेकिन आयरन जब रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं तो स्किन के ऊपर में करते हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में कंप्लीटली नहीं आ पाता और इससे क्या होता है कि वो कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर आप साबुन का पानी यानी जिसको सोप सॉल्यूशन बोलते हैं वो, या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि आपकी स्किन के अंदर तक जाएगा और मिथेनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे आपको जलन से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप देख लिए। अब हम चलते हैं निटल प्लांट के बारे में। जब कभी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जब कभी आप जाते हैं जंगल में, अब जंगल में क्या करते हैं, वैसे ही कभी घूमने के लिए जाते होंगे आप, अगर एक्सीडेंटली अचानक से संयोगवश आपको मिथेनोइक वो जो निटल प्लांट था वो उसका स्टिंग अगर आपको चुभ गया तो आपको जलन होने लगता है, क्योंकि निटल स्टिंग में भी मिथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल होता है।
अब उस जलन से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे? आपको तो पता नहीं था कि हम जंगल में जा रहे हैं, वहां हमको चुभ जाएगा नीडल स्टिंग, तो पहले से आप साबुन ले लिए थे, बेकिंग सोडा ले लिए थे, ऐसा बात तो है नहीं। तो फिर जंगल में आप उस जलन से कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे? तो ऐसा है, लिखा हुआ है बुक में कि नीडल प्लांट जो है उसके आसपास, बिल्कुल ऐसा ही इंसाइड में लिखा हुआ है, नीडल प्लांट के बगल में एक और प्लांट होता है जिसका नाम है डॉग प्लांट। और अगर ना भी हो तो अगल बगल में कहीं ना कहीं तो जंगल में होगा ही ना, जंगल है तो हर तरह के प्लांट होंगे वहां पे। अगर आप पहचान सकते हैं तो पहचान के ले लेंगे, और क्या करना है इसमें। तो उसका नाम डॉग, डॉग नहीं, डीओजी नहीं, डीओसी के डॉग। तो ये जो डॉग प्लांट है, उस डॉग प्लांट के पत्ती को आप ले लेंगे, इसको निचोड़ेंगे और उसका जो रस निकलेगा, जूस, उसको आप चुभे हुए स्थान पर लगा देंगे। आप बोलेंगे उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। क्या होगा कि उसके रस में बेस होता है, वो बेस क्या करेगा कि नीडल स्टिंग के चुभने से जो मिथेनोइक एसिड चला गया था स्किन में, उसके साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल कर देगा और इससे आपको जलन से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी आप जान लिए। लास्ट पॉइंट इसका, यानी ये जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ डेली लाइफ, पीएच इन आवर डेली लाइफ, उसका लास्ट पॉइंट तो खेती के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो किसान भी होंगे, उनके घर में कोई ना कोई, तो आप जानते होंगे कि भाई सही प्रकार की खेती के लिए, यानी खेत से उपज सही मिले, इसके लिए खेत के मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए? या तो 7 होना चाहिए या 6.5 होना चाहिए। अगर आपके खेत के मिट्टी का पीएच मान 7 या 6.5 है तो आपके खेत में जो फसल होंगे वो बहुत ही अच्छे कैटेगरी के होंगे और उससे उपज जो है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा या किसी और कारण से खेत के मिट्टी का पीएच मान काफी कम चला गया है, काफी कम मतलब अधिक अम्लीयता होना, अधिक अम्लीय होगा, तो ऐसे कंडीशन में पैदावार जो है अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? तो उस खेत के मिट्टी के पीएच मान को न्यूट्रल करने के लिए उसमें हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक नेचर का है, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है और मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। तो वह कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब आप छिड़काव करेंगे तो वह आपके खेत के मिट्टी में जो एसिड है, ठीक है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, जिससे आपके खेत की मिट्टी में जो अम्ल था वो न्यूट्रल हो जाएगा और आपकी खेत की मिट्टी का पीएच मान 7 या 6.5 रह जाएगा और उसमें अच्छी प्रकार से खेती यानी पैदावार उसका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, चिंता मत कीजिए, इसको आप लिख लेंगे पॉज करके वीडियो। ठीक है, आप बताइए कितना सारे को मैं अगर लिखता बोर्ड पर तो दिन से रात हो जाता है, तो ऐसा नहीं करने का है। हाँ, रिएक्शन अब अगला क्लास जो हम लोग लेंगे उसमें रिएक्शन होगा कि भाई एसिड का जो रिएक्शन है वो अलग अलग से मेटल के साथ, बेस के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो सब लोग लिखेंगे बोर्ड पर। जो लिखने वाला चीज है जरूर लिखेंगे, चिंता न करें आप लोग। अब बाकी आप पॉज करके लिखें, लिखने की भी जरूरत नहीं, आप खाली सुने ना, सुनने से आपको सारा याद हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज तो है नहीं ये। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।